तो यहाँ पे सवाल ये आता है तो करेगा। मान लो आप में से जो सामने मेरे खड़े हैं सारे चैनल्स के हमारे साथी, अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं आप लोग को कुत्ता काट ले तो अब क्या करें? क्योंकि आपको ये मेरा ये एक्सप्रेशन देख के आपको दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई अब मैं वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं। पहले तो डिसीजन थे काटेगा तो वैक्सीन लगा लूंगा, और होना ये था कि अगर आपकी फिर भी मृत्यु हो जाती है डॉक्टर बोलेगा कि आप लेट लाए थे, कोई तो बहाना मार देगा। और कहीं आप बच जाते हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद भी डॉक्टर बोलेगा वैक्सीन की रिस्क करते हैं। उनके पास तो दोनों आंसर तैयार है, अगर आप बच गए तो भी आंसर तैयार है, और अगर कहीं मर गए तो भी आंसर तैयार है। तो आप जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं अगर उससे बाहर जाएंगे तो देखिए आसपास कुत्ता और कुत्ता हो, और अगर वो ठाने या को काटेगा तो सबसे बढ़िया जगह काटने की जिसमें मृत्यु होने के चांस सबसे कम है वो है पैर। और सबसे खराब जगह जहाँ काटने से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी, मृत्यु वैसे नहीं होगी अगर उसके मुंह में वायरस होगा तो वो है सिर के जितने करीब होगा उतने आपके मृत्यु होने के चांस ज्यादा है अगर तो वायरस है रेबीज वायरस। तो जब भी आपको जब पता चल गया तो कुत्ता काटने वाला है तो कम से कम अपना पैर आगे बढ़ा दीजिए यार नहीं काट, लेकिन मेरे ऊपर वाले हिस्से में काटना इतना तो कर ही सकता हूं। अच्छा मान लीजिए काट ही लेता है, पैर में ही काट लेता है या हाथ में काट लेता है, गले में काट लेता है, अब क्या करें? वरने अब दो काम एक साथ करेंगे। स्टेप 1 ये ध्यान जो मैं बताता जा रहा हूं इसके एविडेंस इसमें है, एक भी बात मन गढ़ंत नहीं है। हाँ मैंने कहानी के माध्यम से बता रहा हूं मेरे पास है, बट एविडेंस है। मान लेते हैं इमेजिन कीजिए आप मेरे ऑफिस से बाहर निकले, वैसे भी यहाँ 2-4 लोग घूमते रहते हैं राइट, तो वो आया आपके पैर में काट लिया। अब दो स्टेप एक साथ करेंगे। स्टेप 1 ये दो पार्ट में, पहला हो सके तो उस कुत्ते को बांधते रहते हैं। अगर वो कुत्ता काटने के 7 दिन तक जिंदा है, 7 दिन की ड्यूटी, तो चिंता मत कीजिए आपकी जिंदा रहेगी। नॉर्मली कुत्ते के अगर वायरस एक्टिव है रेबीज तो 7 दिन की टाइमिंग होती है ना, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आराम से जिंदा रहेंगे। अगर रेबीज जिंदा है 7 दिन हो गया तो आप भी जिंदा रहेंगे। चलिए तो वही एक बात। दूसरी बात मतलब स्टेप 1 उसी वक्त जहां पे कुत्ते ने काटा वहीं उसको फटाफट धो लीजिए जितना हो सकता है, तो वो इंजरी को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वैक्सीन का खेल नहीं आया था तब भी कुत्ते थे, तब भी इंसान को काटते थे, तब इंसान पूरी दुनिया में क्या करते हैं। इस पे मैंने खोज की और खोज करने के बाद एक जर्नल का नाम बताता हूँ, इंडियन मेडिकल गैजेट, 1 अक्टूबर 1866 इस दिन का रिपोर्ट, इसमें वो गैजेट का पूरा आपको लिंक मिल जाएगा, वो रिसर्च पर मिल जाएगा विष्णु.com/. उसमें मैंने पढ़ा कि तब क्या करते थे जिससे कुत्ते के काटने के बावजूद भी कोई नहीं मरता था। तब डॉक्टर्स ये करते थे, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, कुत्ते को बांध के रखना, जब कुत्ते को निगरानी रखना वो तो चलते रहेगा, और साथ में वॉश करना जहां पे कुत्ते ने काटा इस तरह से। स्टेप 2 10 मिनट के लिए इसे बोला जाता था टर्किश बाथ, कहीं इसका नाम था हमाम, कहीं बोला जाता था वेपर बाथ। 10 मिनट्स ऑफ टर्किश बाथ और हमाम और वेपर बाथ, अलग अलग दुनिया के कोने में इसी एक चीज का इस मेथड का 3-4 नाम थे, या फिर जैसे आज बोला जाता है आजकल स्टीम बाथ। 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए स्टीम बाथ करना है, जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद। स्टीम बाथ कहाँ करेंगे? हमारे आसपास देश में हर बड़े होटल में स्टीम बाथ की फैसिलिटी होती है, मसाज पार्लर में होता है, पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में होता है, नेचुरोपैथी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, बहुत लोगों के घर में होता है। तो स्टीम बाथ करना है 10 मिनट्स, 7 दिन तक रोज कम से कम 10 मिनट स्टीम बाथ। जब ये स्टीम बाथ करते हैं तो हमारे पोर्स खुलते हैं और वो रिफ्रेश करता है, और जिससे इंसान को वायरस का प्रति रहता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द काइंड ऑफ डाइट जो मैं आपको बताता रहता हूं उसी का एक वर्जन है कॉल्ड सर्कुलेटिंग डाइट। बेसिकली आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब आपके बॉडी में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की मात्रा बढ़ जाती है करीब 70% सर्कुलेटिंग डाइट के बारे में जितना आपको बताऊंगा,
करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना ताकि इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में लग जाए और साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए वेपर बाथ, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम, जैसे यही सारे नाम इसके है होता है। वो स्टीम बाथ वो 10 मिनट के 10 बाथ देंगे, ह्यूमिड हॉट एयर तो बॉडी में पड़ेगा। ह्यूमिड हॉट एयर याद रखिए आपकी इम्यूनिटी को इम्यूनिटी डेवलप करता है। हॉट हीट आपके इम्यूनिटी को एकदम से तेज कर देगा, राइट? तो एकदम से इम्यूनिटी तेज होगी तो एंटीबॉडी वो तेजी से बनाएंगे, राइट? तो ये जो है ये बड़ा ही आसान तरीका है और आसान तरीका कोई नुस्खा नहीं है। ये मेडिकल जर्नल में पूरे दुनिया यूज करती थी, 1866 की रिपोर्ट है। लेकिन जब वैक्सीन का काम खेल चालू हुआ तब इस तरह का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑथेंटिकेटेड जो मेथड्स थे उसको लिटरेचर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। वो तो हमारा काम आदमी करना, रिसर्च करना तो हम से भी करते हैं, लेकिन ये हम अपने हॉस्पिटल में भी कराते हैं। इसका एक वर्जन हॉस्पिटल, उसके बारे में क्या आप बताओगे? किस तरह से हॉस्पिटल कराते हैं? तो यहाँ पे मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ तो एक बात याद रखिए, कभी अगर कोई कुत्ता काटता है और उसमें वायरस रिलीज हुआ तो आपकी बॉडी में चल सकता है, लेकिन हमारी बॉडी सक्षम होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि बॉडी सक्षम नहीं होती तो ये इसके अंदर मेरे इस लिंक में रिसर्च पेपर दिया है, इसका क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं पहुंचती, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जैसे अमेज़न के जंगलें होंगे जहाँ पे, तो वहाँ जाहिर सी बात है इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुत्ते तो नहीं और काटते भी हैं। और ये देखा गया है वहाँ पे जब रिसर्च किया गया कि लोग उसके बाद मरते नहीं हैं और उनके बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया गया, इसलिए क्लियर होता है कि हाँ रेबीज की वायरस बॉडी में गया होगा तभी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया होगा और आदमी उसे लेना। तो वो रिसर्च पेपर में इसमें डाल सकते। तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात को कि ऐसा नहीं कि रेबीज के काटने के आने से बॉडी में कोई खतरा नहीं, खतरा है, इंसान मरते नहीं, लेकिन मरना जरूरी और ठीक होने का रास्ता ये वैक्सीन। और ठीक कैसे होंगे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एविडेंसेस दिए। तो यहाँ पहला हमारे इस कॉन्फ्रेंस का पहला जो सीख है वो ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। फिर चाहे वो कुत्ते की काटने की बात करें या फिर हम बॉडी के अलग अलग तरह की इनिशियल प्रॉब्लम की बात करें। मान लो किसी को बैक हो गया, किसी को घुटने में दर्द है, तो ये ऑलमोस्ट हर दिन की दिक्कतें आती हैं। तो अब हम ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने घर के सामान से ही आप इन सब का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग मैटर की, इसका नाम मैंने दिया है पेन फ्रीडम मशीन। अपने लिए घर के सामान से कैसे पेन फ्रीडम मशीन बना लें। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब आपको सीवियर पेन है, मान लो अगर मैं इसको लेता हूँ कि घुटने में पेन है, बैक में पेन है, राइट चेस्ट में पेन है, ऐसी जगह पेन होगी और आपको कोई परफॉर्मेंस करना है, आपको डांस करना है, आपको कोई कार्यक्रम है, तो तब क्या करेंगे? नॉर्मली तब पेन किलर लोग खतरनाक होता है, आपको पता ही है, उससे पेन किलर से कैंसर हो सकता है, वो भी करते हैं। तो आपको बनाना चाहिए घर के सामान से पेन मशीन। तो चलो बनाते हैं पेन मशीन, बड़ा सिंपल है। फिर मैं बता रहा हूँ ये तो मेरा आविष्कार नहीं, मैंने सिर्फ नाम किया है, ये सारा रिसर्च पेपर के आधार पे और हम अपने हॉस्पिटल में भी यूज करते हैं। हमें लगा कि ये आपके लिए काम कर सकता है और वो भी फ्री है घर पे रहते हुए, और उसके रिजल्ट पेपर भी मैंने इसी में डाल दिए, इसी क्रम में डाल दिए जिस क्रम में मैंने आगे बढ़ सकते। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन मशीन की। तो आप सबके घर में ये हेयर ड्रायर तो है ही, राइट? और जहां भी आपको पेन हो
तो एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से पेन कम होता है। हीट अगर वहां पहुंचा देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो पेन कम होगा। मान लो चेस्ट में पेन है, तो मुझे क्या करना होगा, ये ऑन कर दिया और चेस्ट में पेन है, आपने गर्मी अभी तो हीटर डाला हुआ है, सीधे कपड़े डाल के 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये क्या है, ये परफेक्ट करते हैं। अगर आपको क्या करना है, डेढ़ बजे जब आपने किया 5 मिनट के लगातार, तो इसका पेन ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाता है। तो ये सारे करते हैं, इसके अगर ये सारा गर्मी में करते हैं। अब मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो घुटने में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पीठ में दर्द है, तो भी कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, घर पे ही है, एक दिन करके देखिए, आराम मिल रहा तो आगे से भी कीजिए, राइट। अब मान लीजिए आपको एक भाषण है आने वाले दिनों में, और अचानक आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, क्या करिए भाषण में कम से कम आप ये सोचते हैं कि यार इस भाषण में इसे देखो, उसके बाद कफ में लगी, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए इस एरिया में अगर हीट दें तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो हीट देने का तो तरीका यही है कि इसको दूर रखा और मैंने अपनी एरिया में हीट कर दिया 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और इसके बाद इतना भी मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप अगला कार्यक्रम 1-2 घंटे की आराम से निकाल पाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से ठीक हो जाए, तो आपको मॉइस्ट हीट, ड्राई आपको मॉइस्ट हीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ ऐसे कर सकते हैं, तो इसको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ रहे होंगे स्टीमर थोड़ा सा, और इसके अंदर पानी है और ये नीम का तेल है। जब इफेक्टिवनेस बढ़ानी है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो नीम के 2 चम्मच करीब 10 ml आप देखते रहे, मतलब दिख रहा है, तो नीम का तेल है और पानी है। और अब एक तो ये है कि हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी और ठीक हो। तो इसमें हमें एक डायरेक्ट को सामने लेंगे, ऐसे किया और डायरेक्ट हो गया। ये जो हम देखते हैं, जब ये करेंगे तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा 5 मिनट। तो ये आपका फ्रीडम मशीन टेक्निक है, इसमें नीम ऑयल का बड़ा उपयोग है, ये बहुत ही मिरेकलस है और इसमें रिजल्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हैं। मान लो घुटने में दर्द है, लेकिन आप और जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो पहले नीम तेल का 5 मिनट से मालिश करेंगे, जहाँ भी पेन है, मालिश करने के बाद फिर ड्राई हीट देंगे, तो 10 मिनट हो गए। पीठ में पेन है, तब भी नीम ऑयल यूज करेंगे, और उसके बाद घुटने और फिर ड्राई हीट यूज करेंगे। चेस्ट में पेन है, तब भी नीम ऑयल यूज करेंगे, और उसके बाद ड्राई हीट। नीम ऑयल कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा, राइट। अलग अलग कंपनियां बनाती है, बहुत महंगा होता नहीं है। तो आप ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, इसमें लगभग एयर ड्राई हर की तरह होगा। नीम ऑयल 100-150 रुपए का है, ये खरीद लीजिए कहीं से, और ये भी आपके घर में होगा, नहीं तो ये 200 रुपए का आपके लिए। तो आपके लिए आपने देखा कि और भी सारे एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बताया टेक्निक नहीं है, एविडेंस बेस्ड है, एविडेंस मैंने इसमें डाल दिया है, और एविडेंस है। तो खैर ये हुई एक बात कि छोटे मोटे पेन कफ कोल्ड में हम कैसे टेम्परेरी बेसिस पे आराम पाएं। अब बीमारी को थोड़ा बढ़ा दी जाती है कि अगर बीमारी और ज्यादा भयंकर हो जाए, तब हम घर पे क्या करें, उसकी छोटी सी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ। तो उसके लिए हम इस मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल्स के माध्यम से फायदा ये होता है कि आपको समझने में आसानी मिलती है। तो अब आपकी जिंदगी किस तरह से इसको समझाने के लिए मॉडल। अब मान लीजिए आपकी बीमारियों के 3 मुख्य स्टेजेस हैं। There are 3 stages of the disease. उसमें हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की। इसको हम जिसमें
बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं। पहला स्टेज बीमारी का, ये बीमारी का पहला स्टेज है जिसमें डायबिटीज है, बीपी हो गया, डायबिटीज या मोटापा या फिर स्लीपलेसनेस, नींद आती, इंसोम्निया या पूरे दिन टायर्डनेस लगता रहता है, या बॉडी में थोड़ा दर्द करता रहता है, या कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, या इंडाइजेशन होता है, या एसिडिटी होती है, या वो अपीटाइट करता है, खाने की इच्छा नहीं करती है। तो ये सारे साधारण इनिशियल बीमारी है। जब बीमारी का इंट्रोडक्शन आपसे हुआ है 20-25 साल में, 30 साल में, इससे पहले बीमारी का नाम नहीं था, तो आपको इस तरह के अगर कुछ होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज जब होता है तो क्या करते हैं? पहला आप जब रोज ही देखते हैं रोज ही देखते हैं नींद नहीं आ रही, रोज ही देखते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन आप तय करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर क्या बोलेगा? राइट, बीमारी हुई, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस लिख देगा, ब्लड शुगर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, स्टूल चेक कराओ, ऐसे कुछ बोले रिपोर्ट लिख देगा। रिपोर्ट आप डॉक्टर देखेगा और अब क्या करेगा वो? आपको ड्रग्स, दवाई दे देगा। डायग्नोसिस फिर दवाई। अब ये दवाई खाते रहेंगे। क्या ये दवाई खाने से, मेरा क्लियर सवाल, ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जो बीमारियों के नाम लिए, क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, मोटापन जो था वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आने की जो दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा, बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, थकान जो आती रहती है ठीक हो जाएगा। एक भी चीज ठीक नहीं होगी, ये बीमारी अपनी जगह पे ही रहेगी। ये बीमारी आप दवाई खा रहे हैं और तब भी ये बीमारी अपनी जगह पे। जब ये दवाई फिर भी आप लेते रहेंगे, आपका डॉक्टर इस उम्मीद से कि कभी ना कभी बीमारी ठीक हो जाएगी। होगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये बीमारी अपनी जगह पे है। अब आप सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट बन गए, सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि ये बीमारी अपनी जगह पे ही है, अब आप सेकेंड स्टेज में पहुंच गए। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि पहले तो दवाई से प्रेशर को नॉर्मल रखना, तो पहुंच गए। पहले तो चलो वही नींद में सो जाते थे, नींद आती नहीं थी, क्या आती थी, या थोड़ा सा मुंह खुलता था, लेकिन अब तो सी कर पाए तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है। राइट, अब अगला स्टेज क्या आ गया? अब आंखों में कैटरेक्ट आ गया। अब क्या हो गया? चेस्ट पेन होता है। अब क्या हो गया? लीवर थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, यूरिन डार्क यूरिन आता है। अब क्या होगा कि चलते फिरते पैरों में सूजन दिखने लगती है। अब क्या होगा? साथ में सेकंड स्टेज में वेरिकोस वेन्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से स्टूल में ब्लीडिंग आने लगी, तो यानी कि और थकावट जो पहले थी वो और बढ़ गई, पेन और बढ़ गया। तो अब सेकंड स्टेज ऑफ डिजीज में आ गए, दवाई वही चल रही है, लेकिन अब क्या करेंगे? अरे वही करेंगे ना जो पहले किया था, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। अच्छा, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस करेंगे। डॉक्टर फिर एक लिस्ट बनाएगा डायग्नोसिस की कि भाई आप ऐसे करो, एलएफटी करा लो, केएफटी करा लो, इस तरह की मतलब एक्सरे कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, ऐसे डॉक्टर टेस्ट कर लो, ईसीजी कर लो, ऐसे खूब सारे डायग्नोस्टिक बताएगा। आपने डॉक्टर के कहने पे डायग्नोस्टिक कर लिया, अब क्या होगा? वो डायग्नोस्टिक के बेसिस पे डॉक्टर और दवाई बढ़ा देगा। तो अब और दवाई लेके आ गए घर वापस, इस उम्मीद से कि ये जो बीमारी थी अब ये तो ठीक हो जाएगा। अब ये बीमारी ठीक होगी क्या आपको लगता है? इंसुलिन छूट जाएगी? किसी की छूटी है क्या? आपको लगता है मशीन की डिपेंडेंसी छूट जाएगी? किसी की छूटी है क्या? आपको लगता है कि भाई वो जो पैरों में सूजन चली जाएगी इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका स्टूल में ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा? ये जो भी डायग्नोसिस के बेसिस पे इंटरवेंशन है, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया दवाई आप ले रहे हैं इस उम्मीद से कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी। राइट, यही वाली छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बनेगी, खाते रहेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी अब थर्ड स्टेज में पहुंच गई, यानी कि सीवियर स्टेज में पहुंच गई। सीवियर स्टेज क्या होता है कि अब आंख में ग्लूकोमा हो गया, अब अचानक कभी सीजर पड़ने लगे, फेंट होने लगे, ये थर्ड स्टेज। चक्कर आने लगी, ये थर्ड स्टेज। एक्सट्रीम कमजोरी आ गई, अब डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, व्हील चेयर पे आ गए, पैरालिसिस हो गया,
तो ये थर्ड स्टेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ने लगी, ये थर्ड स्टेज, इतना कमजोर हो गए उठ नहीं पाते, ये फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इस तरह से बीमारियां और बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। तो इतनी बीमार पड़ गए तो अब क्या करेंगे? अरे भाई वही करेंगे ना जो पहले किया था, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? अरे वही करेगा जो पहले किया था, डायग्नोस्टिक लिख देगा। डायग्नोस्टिक लिखने के बाद क्या होगा? अरे वही होगा ना डायग्नोस्टिक की बेसिस जो पहले हुआ था, और खूब सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बढ़ा देगा, कीमोथेरेपी सजेस्ट कर देगा, 2-4 बायोप्सी और कर लेगा, राइट? तो यही चलेगा। तो जब ये चलेगा और ये चलता रहेगा, क्या ये बीमारी ठीक होगी जो थर्ड स्टेज पर? क्या किसी की ठीक हुई आज तक? नहीं होगी। अब क्या होगा कि इन सारे चक्करों से आप पूरी तरह आजाद होने वाले हैं, क्योंकि अब सीधे आप हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती होने वाले हैं। मतलब हालत ये है ही नहीं कि घर पे कुछ हो रहा है। अब ये उम्मीद से कि अब ये इंसान जो है ना बच जाएगा, तो हॉस्पिटल के अंदर ही आ गए। यानी कि बीमारी, डायग्नोसिस एंड डिजीज आपके इर्द गिर्द ही आ गई, राइट? क्लोज आ गई। क्या आपको लगता है यहाँ पे ठीक हो सकता है? आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक भी ऐसा पेशेंट आप देखो, एक भी ऐसा पेशेंट अगर मिल गया था, वो किसी भी एक साइकिल से बाहर निकल के आ गया, फर्स्ट स्टेज से बाहर निकला हो, सेकंड स्टेज से बाहर निकला हो, थर्ड स्टेज से बाहर निकला हो, ये तभी बाहर निकल सकता है वो पेशेंट। मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सारा माल या उसकी जान खत्म ना हो जाए, तब तक वो ट्रैप में रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ द हॉस्पिटल ट्रैप, जो आज ये जो हमारी नई किताब है, अब ये चूहादानी आप देख ही रहे हैं, राइट? चूहादानी में एक चूहा जब जाता है अंदर तो देखता है कि जो मेरे लिए खाने का कुछ है, उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि कोई भले इंसान ने मेरे खाने को बंदोबस्त कर दिया, सोच रहा था ना, राइट? कि भाई कुछ खाना मिल जाएगा, अंदर जाता है, खाना मिल जाता है, खाने लगता है, राइट? लेकिन जब खाना मतलब कम हो जाता है, ध्यान जो जाता है, तब वो देखता है कि मैं तो बंदर तो पैक हो गया, राइट? वो खाना जो था वो चूहे के खाने के पर्पस से नहीं था, लेकिन उस चूहे को पकड़ने के पर्पस से। तो जो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बोलते हैं, वो डायग्नोसिस आपको ठीक करने के पर्पस से नहीं है, इस ट्रैप को फंसाने के पर्पस से। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में चलता होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? कई लोग आहत हो रहे होंगे, खासतौर पर जो डॉक्टर हैं और मुझे सुन रहे हैं, लेकिन सत्य यही है। अगर आपको विश्वास नहीं आए तो फिर इसका एग्जाम भी मैंने कर दिया, वो एग्जाम ये कि ये किताब में जो 30-31 में मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में एक उदाहरण पूरे एविडेंस के साथ इसमें होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है कि हॉस्पिटल ट्रैप, डायग्नोसिस, ड्रग्स, डिजीजेस, फिर डायग्नोसिस, फिर ड्रग्स, फिर डिजीजेस, और ये साइकिल करते करते एक दिन आएगा जब या तो सारा माल खत्म हो या आपकी जान चली जाएगी। तो अब आपका सवाल वो करें क्या? हाउ टू गेट रिड ऑफ द ट्रैप? इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, ये आपका एक बहुत सवाल होगा। तो जो कि मुख्य मुद्दा भी आज का कि इस ट्रैप से कैसे बाहर आए, इसी में हम बात करने वाले हैं। हाउ टू ट्रैप, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग को जो आपको घर के काम आएगा, राइट? तो दोबारा से हम इसको ठीक से करते हैं। अगर आप स्टेज 1 द पेशेंट है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही क्यों ना है, किसी भी स्टेज में ये पॉसिबल है इस ट्रैप से पूरी तरह से बाहर निकलने का। हमारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, हमारे पूरे देश में 500 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक देखते हैं, तो वहाँ के पेशेंट्स ट्रैप से बाहर निकलते हैं। अधिकतर पेशेंट तभी आते हैं जब वो थर्ड स्टेज में होते हैं या हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं, उसके बावजूद भी वो आराम से इससे बाहर निकल पाते हैं। तो क्या कैसे निकलते हैं? जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास आना है, हॉस्पिटल जाना है, मेरे डॉक्टर की क्लिनिक चले घूमने जाना है, लेकिन यही मतलब आप सीखिए, मैं सिखाने वाला हूँ, आप घर पे कीजिए और आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करता हूँ उदाहरण से। अभी आम का सीजन है, अभी मैंगो सीजन है, और जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनको या लिवर के पेशेंट हैं, उनको डॉक्टर ने क्या बोला, सामने से क्या बोलते हैं, आम को खाने की बात तो दूर, अगर आपने सोच लिया कि आप खाना है तो उससे प्रश्न कर देंगे, होगा क्या? हो क्या रहा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, आम के सीजन में तरस के रह जाते हैं,
आम की तरफ देखते भी नहीं है, इस क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आम खाएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएंगे। क्या ये सत्य है? अगर कोई पेशेंट सोचे, देखो मैं 15 साल से आम नहीं खा रहा हूँ, तब भी मेरी इंसुलिन नहीं छूटी, मेरा इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं डॉक्टर की एक बात मानूंगा, आम खाऊंगा। नाश्ते में आम 1 किलो, लंच में आम 2 किलो, डिनर में आम 1 किलो, कुछ और भी खाऊंगा। अगर कोई पेशेंट, डायबिटीज का पेशेंट या कोई इंसान जो मोटा है, जिसकी बीपी ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसको चेस्ट पेन है, वो भी यही फैसला करता है कि आपके जीवन में मैं ब्रेकफास्ट में से कुछ भी और नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कोई फैसला करता है तो क्या होने वाला है समझिए। तो पहले 24 घंटे से 48 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर तेजी से नीचे आएगा, इंसुलिन को कम करना मुश्किल हो जाएगी एंड मोस्ट लाइकली हफ्ते 10 दिन में पूरा छूट जाएगा। यानी उसकी डायबिटीज छूट गई, उसकी इंसुलिन छूट गई, उसकी एनर्जी वापस आ गई, वो पूरे दिन फुर्तीला बन गया और जो एसोसिएटेड और सिम्टम थे वो भी खत्म हो गए। अगर मोटा इंसान, बीपी का इंसान, हार्ट का इंसान यही फैसला करता है कि मैं आम खाऊंगा, तो उसका क्या होगा, तीसरे दिन के अंदर ही बीपी नीचे आने लगेगी, यानी कि बीपी की दवाई को कम करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड डे 1 महीने के अंदर उसका वेट लगभग 10% नीचे आएगा, 10%। 1 महीने के अंदर उसका वो काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन वो मैं बोल रहा 1 महीने नहीं, 2-3 महीने का अगर असर करता है तो उसका नॉर्मल बीएमआई और पूरी तरह से हेल्दी हो गया वो, और बीपी की दवाई तो तीसरे चौथे दिन में छूट गई थी, राइट। और एंजाइना तो 1 महीने में ठीक हो गया था, 1 महीने में थोड़ा नॉट कर रहे हैं, लेकिन कम जरूरी है, काफी कम। तो आम नहीं है, आम खास है, आम फल नहीं है, आम दवा है। तो डॉक्टर क्यों बोलते हैं ये बात? अब डॉक्टर से पूछे ना, डॉक्टर क्यों बोलते हैं, क्या उनका सबूत है? मैं तो अपने सारे एविडेंस दे रहा हूँ, अभी भी जो बोल रहा हूँ इसमें है, लेकिन क्या वो डॉक्टर ने आपको बोला आपने खाना, उसको सबूत है? दिखा सकता है वो, या ये दिखा सकता है किसने दवा खाई है? मैं दिखा सकता हूँ पेशेंट्स। हमारा हर महीने मेरे में क्या होता है, 3 दिन का होता है। इस महीने ये 24 मई, पिछले महीने भी इसी डेट पे था, अगले महीने भी इसी डेट पे है। हमारे इसी कैंप में आएंगे, हम अपने पेशेंट को, इंसुलिन पेशेंट को, किडनी पेशेंट को, लीवर पेशेंट को, हर पेशेंट को भरपूर फ्रूट्स खिलाते हैं, मीठे फल खिलाते हैं। अभी तो आम का सीजन है तो आम खिलाते हैं। और हमारे पेशेंट जो लोग नहीं आना चाहते या नहीं आ सकते, तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक से लाइव करते हैं 3 दिन का, तो आने की जरूरत नहीं है। फेसबुक लाइव में आप देखेंगे पेशेंट्स, और ये भी देखेंगे वो कैसे ठीक हो रहे हैं, ये भी देखेंगे कैसे छोड़ के वो जा रहे हैं, दवाइयां छोड़ के जा रहे हैं, प्रेशर डाउन हो रहा है, नींद अच्छी हो रही है। ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज है, कैसे उनकी भाग रही है। तो आपको क्या करना है, उस पर आपको जो करना है वो ध्यान समझिए। आप अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में हैं, वेरी वेरी सिंपल, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में इससे कहता हूं, रिपीट करता हूं कि पहली बार बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, मोटा है, थकान रहती है, बॉडी में पेन रहता है, शाम तक कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, एपेटाइट लॉस है, ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज। अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज में आप हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डीआईपी डाइट लेना है। डीआईपी डाइट क्या होता है? जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको पता है डीआईपी डाइट क्या होता है, लेकिन जो नए हम लोग बस सिंपली बताता हूं, डीआईपी डाइट में 3 स्टेप। स्टेप 1, 12 बजे तक फॉलो करना है। कितना फॉलो? आपकी बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, पॉसिबल लगा कि 700 ग्राम फर्क है, 700 ग्राम या अधिक, अधिक कितना भी खा सकते हैं, कोशिश कीजिए 700 ग्राम से मिनिमम खाएं। कौन सा फर्क जो फर्क पसंद है आप कुछ आप करें, लेकिन 2-3 तरह के 3-4 तरह की बन रही थी, और टोटल 700 ग्राम बनाइए मैं मेरे हिसाब से, अगर मेरे बॉडी वेट, और वो बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, ब्रेड, नूडल, पास्ता, कुछ नहीं, पेट भर के फल, कम से कम इतना फल जो मैंने आपको कहना चाहिए। लंच में 2 प्लेट लेके रखिए। स्टेप 2, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ रखना, जो आप खाते हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो खाना जरूर है, लेकिन उससे पहले प्लेट 1 जरूर खाना। प्लेट 1 में 3 से 4 आपका प्लेट बढ़ जाएगा, आपकी
मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, आपका खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो खा पाएंगे। लंच में भी ये करना, डिनर में भी ये करना। और स्टेप 3 आखिरी में 2 तरह की चीजों को नहीं खाना, जो फैक्ट्री से निकल रहा है, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, बिस्किट, ब्रेड, नमकीन नहीं खाना, केक वगैरह, मिठाई वगैरह। और दूसरी चीज जो चीज जानवरों से निकलती है, जानवरों से निकल कौन सी आती है, मीट, मछली, अंडा, दूध नहीं खाना। दूध भी नहीं पीना, दूध तो बड़ा अच्छा होता है, दूध तो बड़ा हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है, दूध न्यूट्रिशियस होता है, लेकिन गाय का दूध गाय के बछड़े के हिसाब से बना, उसके लिए इंसान की। कई लोग बोलते हैं भाई दूध क्यों नहीं पीना, तो याद रखिए इंसान ही ऐसा जानवर है जीवन भर दूध पीता है, कोई और जानवर जीवन भर दूध नहीं पीता, और इंसान ही ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि गाय तो हमारी माता है, माता का दूध पी सकते हैं, माता का दूध पी सकते हैं, जिंदगी भर नहीं पी सकते, थोड़े टाइम के लिए पी सकते हैं। मुझे याद आ रहा है वो वीरेंद्र सिंह बात, जिस बात से मैंने शुरू किया था। वीरेंद्र सिंह गए थे शंकराचार्य जी के पास उम्मीद से कि भाई ये मेरी बात सुनिए, गौरक्षा की खातिर ही सही, कम से कम ये जो मास किलिंग, स्लॉटिंग ऑफ द काउ उसको रोक दीजिए। लेकिन वो बहस हो गई, वो बहस की ऑडियो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, इस क्लिप में आप देखिए। तो जो ऐसा दिखा है कि गौ रक्षा, याद रखिए गौ रक्षा है तो गौ की रक्षा कीजिए, लेकिन उसका दूध निकाल के उसके बछड़े से छीन के पीने की जरूरत नहीं, और पिएंगे तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी, और लेकिन अगर छोड़ देंगे तो बीमारियां धीरे धीरे चली जाएगी। तो खैर स्टेप 3 यही है कि एनिमल फूड, जानवरों से निकली हुई चीज, फैक्ट्री से निकली हुई चीज नहीं लेना है। और क्या ले सकते हैं, और एज ए स्नैक दिन भर में जो खाना है, बिसाइड जो मैंने बता दिया, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट खाना अलाउड है, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट या स्प्राउट्स या कोकोनट या कोकोनट वाटर, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में अलाउड है। तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे के बीच में खाना है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, लेकिन शाम के 8 बजे के बाद अगले 12 घंटे ईटिंग टाइम, 12 घंटे फास्टिंग टाइम, ये डाइट अगर आप करेंगे, हमने ये देखा कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मेनी इयर्स, एक हफ्ते से 10 दिन लगता है अधिक से अधिक फर्स्ट स्टेज ऑफ पेशेंट को पूरी तरह ठीक होने में। उनकी थकावट चली जाती है, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, उनका शुगर नॉर्मल हो जाता है, उनका स्लीपलेसनेस गायब होने लगता है, उनका इंडाइजेशन चला जाता है, उनका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है, उनका एपेटाइट बढ़ जाता है। यही सारी पहले स्टेज की दिक्कतें हैं। अगर वो मोटे हैं तो फिर 1 महीने लगेगा 10% वेट कम करने के लिए, घटता है पहले महीने 10%, अगले महीने 5%, वो 2-3 महीने में मोटापा भी चला जाता है। तो पहले स्टेज के जो पेशेंट हैं, पहला स्टेज की बीमारी में क्या करना है। अब आते हैं जो सेकंड स्टेज के पेशेंट। सेकंड स्टेज के पेशेंट कौन से होते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, जिनको नींद नहीं आती या उनको स्लीप एपनिया है या इंसोम्निया है, तो वो CPAP मशीन लगाते हैं। या वो पेशेंट जो इनिशियल किडनी पेशेंट है, पैरों में सूजन रहती है, बहुत समय तक खड़े रहे तो वेरिकोज वेन्स के पेशेंट, या ऐसे पेशेंट जिनके बॉडी में हमेशा पेन रहता है, ऐसे पेशेंट जिनको कैटरैक्ट हो गया, ऐसे पेशेंट जिनको थकान एक्सट्रीमली होती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं सेकंड स्टेज। सो सेकंड स्टेज पेशेंट अगर आप हैं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया, इस क्राइटेरिया अगर आप फिट बैठते हैं तो आपको 2 स्टेप करना है। स्टेप 1 इसे बोलते हैं सर्केडियन पीरियड। पीरियड आप समझ गए हैं। पीरियड में 2 बदलाव करते हैं। पहला बदलाव, डिनर में प्लेट 2 को हटा दो, तो बचा प्लेट 1 सलाद, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आपके एपेटाइट के अनुसार। ये स्टेप 1। स्टेप 2, शाम के 6 बजे तक डिनर कंप्लीट करो, 8 बजे तक नहीं, 6 बजे तक, यानी कि सनसेट के साथ साथ पानी को भी नहीं करो। इसे कहते हैं सर्केडियन पीरियड। सर्केडियन पीरियड क्यों, क्या, कैसे, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, वो सब जानना है तो मेरी किताब पढ़ सकते हैं, वर्ड्स पे सर्केडियन पीरियड, उसके लिए मैंने लिंक यहां दे दिया, वहां से दे सकते हैं। तो सर्केडियन पीरियड इज द पॉइंट, सेकंड स्टेज ऑफ पेशेंट के लिए। सेकंड स्टेज में कैंसर पेशेंट भी आते हैं, जिनको नया कैंसर हुआ, ट्यूमर ग्रोथ हुआ, वो भी आते हैं, राइट। और साथ में पहला स्टेप सर्केडियन पीरियड फॉलो करना है। स्टेप 2 इज कॉल्ड लोअर डेप्थ ऑटोमोटल इमर्शन।
लोअर या हॉट वाटर रिमोशन कैसे करना है, हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को ये कराते हैं। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, अगर आप देखेंगे ये बाल्टी है, इस बाल्टी में ये पानी है और पानी का जो टेम्परेचर है ये 42 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये 42 के आसपास टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर के अंदर अगर मैं ये दो पैर अपने अंदर डाल दूं और लिखा जूते पहने, जींस पहना हुआ, और ऐसा अगर मैं 30 मिनट बैठ जाऊं तो जो सेकंड स्टेज के पेशेंट हैं जिनको माइल्ड फीवर रखा है, हमेशा कमजोरी रहती है, रात को नींद नहीं आती, थकान होती रहती है, ये जो पेरिफेरल डिस्कम्फर्ट्स हैं वो कम होने लगेंगे। हम उनको बोलते हैं दिन में एक बार या दो बार, एक बार सोने से पहले और एक बार सोने से पहले लोअर लेग हॉट रिमोशन जरूर करते हैं। तो सर्कुलेटिंग रिएक्ट प्लस लोअर लेग हॉट रिमोशन तो हम अधिकतर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का हमने सिस्टम बनाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्मोस्टेट है और हीट कंट्रोलर है, और थर्मोस्टेट का जो एक सेंसर है वो ये रहा, और ये सेंसर से जब सेंसर ये सेंस करता है कि 42 डिग्री हो गया है तो ये कट ऑफ हो जाता है, और इसमें अंदर एक हीटर एलिमेंट लगा हुआ है जिससे पानी अपने आप गर्म होता है और उसके बाद कट ऑफ के लिए यहाँ कंट्रोल रहती है। लेकिन ये तो है ना, हम हॉस्पिटल ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं, आप के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस, एक थर्मोमीटर लीजिए, थर्मोमीटर है थर्मोमीटर, तो एक थर्मोमीटर वाटर थर्मोमीटर आता है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो एक थर्मोमीटर लीजिए और थर्मोमीटर से चेक कर लीजिए। वाटर थर्मोमीटर खरीद सकते हैं दुकान से, 200 रुपए का आता है, 42 डिग्री सेल्सियस बर्फ की बाल्टी में, और उस बाल्टी में भी पैर रखेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन उस बाल्टी में पैर रखेंगे तो थोड़ी देर में टेम्परेचर घटता रहेगा। एक और बाल्टी लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 मिनट में आप एक मग पानी इस वाले बाल्टी से बाहर निकाल के एक मग पानी ज्यादा गर्म बाल्टी जिसमें रिप्लेस करते हैं, तब की। तो हम अपने पेशेंट को, जो पेशेंट सेकंड स्टेज वाले हैं उन पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं, और वो भी कुछ दिनों में ठीक होने लगते हैं, पूरी तरह से ठीक होने लगते हैं अक्सर। अब यहाँ पे ये जो पेशेंट का वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे जो पेशेंट है ये किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या थे, अब तो किडनी फेलियर हो गई है, और हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराने जाते थे, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे, और उनकी हिस्ट्री कुछ है, उनका नाम है जितेंद्र कुमार साहू, और फिर किसी ने बताया तो वो पहुंच गए हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में, राइट, और डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, इनके अंदर की ट्रीटमेंट होगी। पहले 2020 से लेकर 2022 तक ये डायलिसिस डिपेंडेंट होने के लिए पेशेंट थे ईएसआई आसनसोल हॉस्पिटल में, यहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, और अभी का स्थिति ये है आज की तारीख में पूरी तरह रिकवर हो गए, और ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में। वहाँ पे क्या किया डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना समझना होगा ब्रीफली, जो बातें मैंने बताई सेकंड स्टेज पेशेंट को सर्कुलेटिंग एपिडेमिक प्लस लोअर रिमोशन, इसके अलावा हॉट वाटर रिमोशन प्लस हेड डाउन ड्रिल प्लस पंचकर्मा है। तो यहाँ ये जो हॉट वाटर रिमोशन है, हेड डाउन ड्रिल है, पंचकर्मा थेरेपी है, थोड़े से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, यहाँ आपको हमारे क्लिनिकल सपोर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, या फिर ये ट्रेनिंग दे लीजिएगा हमारा सीएम को कोर्स है, सभी इंजीनियर ट्रेनिंग टीम में अगर वापसी से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने हमारे ट्रेनिंग लेने के बाद वापस ट्रेनिंग फिर आपको ट्रेनिंग जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पेशेंट की अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले इनकी ये सारी दवाइयां भी चलती थी, और साथ में जो टाइमिंग्स रहता था, वीकनेस रहता था, एंड बैक पेन हमेशा रहता था, और अब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल क्लिनिक में डीआईटी राइट किया गया, जीरो बोर्ड थेरेपी दी गई, हॉस्पिटल मशीन दिया गया, हेड डाउन ड्रिल किया गया, और उसके बाद पूरी तरह डायग्नोसिस की हो गई। इनकी पहले की रिपोर्ट
और इनकी अभी की रिपोर्ट, इनकी टेस्टिमोनियल, इनके हॉस्पिटल की रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो डॉक्टर व्यास सॉरी www.ishur.com/10th में जो लिंक मैं आपको दिखाया हूँ उस लिंक में जाएंगे तो इनका पूरा हिस्ट्री और सारा रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जो आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं कि कोई नया जन्मी कहानी किसी नई किसी का किताबों की रियल किसी है और ये जान लिया जा सकते हैं। ये सारा कुछ ठीक होने के लिए इन्होंने जो फीस पे की हमारे डॉक्टर जैसे क्लिनिक में दैट वाज 20,500 साढ़े 6,000। कई बार उसको बोलते हैं आज का क्लिनिक बड़ा महंगा 6,500 रुपए लेते हैं। लेकिन आप ये भी देखो 6,500 लेने के बाद वो इंसान पूरी तरह ठीक हो गया, उसकी डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई। मैं तो आप सबके माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ पूरे दुनिया में एक ऐसा पेशेंट दिखा दीजिए जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो और एलोपैथी की मदद से वो डायलिसिस मुक्त हो जाए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की एक ऐसा पेशेंट, ओनली वन पेशेंट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप गया तो मैं आपको बताऊंगा तो जहां तो एलोपैथी में पूरे दुनिया में एक भी पेशेंट को डायलिसिस मुक्त नहीं हो पाया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की, वहां हमारे डॉक्टर जैसे क्लिनिक में 6,500 रुपए लेके पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। और सारे सबूत आप हमारे ishur.com/10th वाले लिंक में जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं। मैंने हॉस्पिटल का नाम जो है हमारे हॉस्पिटल कर सकते हैं, उससे नाम लिख सकते हैं, उसको ले लेते हैं। तो लेकिन ये थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है, थर्ड स्टेज ऑफ डिजीज पेशेंट के लिए। और ये सिर्फ किडनी के लिए नहीं, हर बीमारी के लिए। मैं और उदाहरण देता हूँ कैंसर के पेशेंट के। ये आप देख रहे हैं, ये कैंसर के पेशेंट रहे थे, कोरोना कैंसर की ट्यूब से मुंह खाना लगभग इससे हाथ से ट्यूब से जाता है। हमारे पास आने से पहले हमारे डॉक्टर जी आने से पहले, और ये हमारे डॉक्टर ग्राफिक क्लिनिक का एक आप वीडियो देख रहे हैं। तो हमारे क्लिनिक में कोई काम नहीं है, एसी हो, बड़े बड़े अच्छे से फर्नीचर हो, बहुत सारे लोग स्टाफ नजर आए, ऐसा नहीं है। सिंपल ये पहली का तस्वीर अभी देखिए यहाँ पे। और इनके अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक ओरल कैंसर बलगंडी हॉस्पिटल उड़ीसा की बात है, जहाँ पे पहले ईएनटी विशाखापट्टनम हॉस्पिटल, उसके बाद पांडा कैंसर हॉस्पिटल कटक। तो पहले यहाँ एडमिट थे, ये सारी दवाइयां चलती थी, 10 कीमोथेरेपी हो गए, 33 रेडिएशन हो गई, हालत बद से बदतर होने लगी। और उसके अलावा उनको जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट थे, सीवियर वीकनेस, खा ही नहीं सकते थे, डिजीनेस हमेशा रहता था, चल ही नहीं सकते थे, पूरे बॉडी में दर्द होता था, नींद ही नहीं आती थी, ट्यूब से फील होता था और पूरे चेहरे में घूम थे। तो ये सारे और इन सब की रिपोर्ट भी हमारे पास है, ishur.com/10th में जाके आप अभी चेक कर सकते हैं। फिर फरवरी 2025 में ये हमारे डॉक्टर जैसे क्लिनिक आए और वहाँ डॉक्टर प्रवीण नंदा उड़ीसा में हमारे क्लिनिक वहाँ पहुंचे। और पहुंचने के बाद जो ट्रीटमेंट दिया गया वो बीएनटी लाइट, सनलाइट, जीरो वोल्ट थेरेपी, आमली राउंडिंग थेरेपी एंड ये दिया गया, मेडिसिन एक भी नहीं दी गई। और उसके बाद ये सारी उनकी दिक्कतें शून्य हो गई। इसकी रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी और वीडियो टेस्टिमोनियल भी मिल जाएगा इसी ishur.com/10th में वाले लिंक में। तो चाहे किडनी पेशेंट की बात करूं एंड स्टेज वाले, चाहे कैंसर के एडवांस स्टेज की बात करूं, याद रखिए बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज आराम से घर पर हो सकता है। तो इन लोगों ने हमारे डॉक्टर जैसे टीम पे आके उनकी कंसल्टेशन से अपने आप को घर पे रहते हुए धीरे धीरे ठीक कर दिया। बहुत लंबा समय भी नहीं लिया, फरवरी में आए थे और ये आज मई है 2025, 2-3 महीने के अंदर पूरी तरह स्वस्थ तो पहले हो गए थे, लेकिन मान लेते इतना टाइम लग गया तो बहुत बड़ी बात, यानी पैसा मुकदर खत्म हो गया तो आप वहां से निकल सकते हैं या आपकी जान चली जाए तब आप निकल सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि अगर आप हमारे किसी क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो ishur.com/clinic या इस लिंक में जाएंगे तो वो लिंक मिल जाएगा। इसमें जाएंगे तो आप पूरे देश में हमारे जो क्लिनिक्स हैं वो सारा आपको लिस्ट मिल जाएगा। देश में हमारे क्लिनिक है, लाहौर दिल्ली से लेकर लंदन की स्पीड तक 12 देशों में हमारे क्लिनिक्स हैं।
क्लिनिक बड़े छोटे हैं लेकिन उनके रिजल्ट देखेंगे तो आप अमेज हो जाएंगे कि इतना मुश्किल दिखने वाली बीमारी इतनी आसानी से वो भी घर पे भी हो सकती है। तो यही मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए जो लोग ये अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं आप इस लोग देख रहे हैं एंड कि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा क्लिनिक खोलें, आप पेशेंट को ठीक कर पाए, अपने आसपास के लोग ठीक कर पाए, तो उसकी हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग है CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन 3 महीने ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है और इसमें हर संडे 9 से 11 आपको ऑनलाइन कुछ किताबें उनका भी ट्रेनिंग करना होता है, किताबों को भेजते हैं, ई बुक भी भेजते हैं। ये 3 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद आपको इस क्लिनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप खुद भी क्लिनिक खोल सकते हैं। तो जैसे कि हमारे बाकी एक्सपर्ट हैं 500 जो क्लिनिक में इन सब में CIM का ये ट्रेनिंग दिया हुआ है। इसमें जितने सारे हमारे टेक्निक्स हैं चाहे वो VIP डाइट है, चाहे 3 स्टेप 2 डाइट है, चाहे वो ग्राफ सिस्टम है, तो या फिर जीरो बोर्ड थेरेपी है या पंचकर्मा थेरेपी है या एक्यूप्रेशर है, तो इमरजेंसी मेडिसिन में, लाइफस्टाइल मेडिसिन में या फिर इन्फेक्शियस डिजीज में क्या करना है वो सारा कुछ है बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है। तो ये ट्रेनिंग करने के बाद आई थिंक दैट यू विल नॉट बी डिपेंड ऑन मी और द क्लिनिक्स रादर यू विल हेल्प मी। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग में यहाँ आप में से बहुत लोग सवाल भी आ रहे हैं, ये सवाल भी मैं लेता हूँ दूर से आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, वो सवाल मैं लेता हूँ। कंक्लूडिंग में ये है कि अभी थैलेसीमिया के छोटे बच्चे हैं उनको पिछले 3 साल से हम फ्री इलाज करते हैं। अगर आपके आसपास कोई थैलेसीमिया का बच्चा है जिनको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये रोका जा सकता है हमारे प्रोटोकॉल से। तो हमने 3 साल पहले ऐलान किया था, वो आज भी जारी रहेगा। तो थैलेसीमिया का पेशेंट अगर आपके पास है आपके आसपास तो हमारे कॉन्टैक्ट में आइए, तो और वो अपने घर पे रहेंगे और हम वर्चुअली उनको ट्रीटमेंट करता है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। Similarly